तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये असल में होती मैपिंग्स है, फंक्शन होते हैं ना। तो कुछ इनपुट करेंगे तो कुछ आउटपुट में आएगा। अब ये ना बड़े खास किस्म के फंक्शंस होते हैं। वो इसलिए कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन की जो इनपुट है वो भी एक वेक्टर स्पेस है। म्यूट कर लिया करें साथ। और जो आउटपुट है वी, वो भी एक वेक्टर स्पेस है। मतलब कि हम कह सकते हैं टी एक फंक्शन है, एक वेक्टर स्पेस यू से लेके दूसरी वेक्टर स्पेस वी तक। अब ऐसा नहीं है कि यू वी की सब स्पेस है या वी यू की सब स्पेस है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यू एक वेक्टर स्पेस है और इसी तरह वी भी एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है कि ये उसकी सब स्पेस होगी तो फिर ही ये कोई मैपिंग डिफाइन होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही हो गया। तो वो कह रहा है कि यू और वी, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि यू जो वेक्टर स्पेस है वो किसी फील्ड एफ के ओवर होगी, और वी जो वेक्टर स्पेस है वो भी किसी फील्ड एफ। मतलब दोनों में जो फील्ड है ना वो सेम होनी चाहिए, फील्ड सेम होनी चाहिए, बस ये एक जरूरी बात है। तो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर उसकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन ये है कि डोमेन यू में से आपने, इस डोमेन में से आपने दो वेक्टर ले लेने हैं, उन पे फंक्शन अप्लाई करना है, और जो एडिशन है वो सेपरेट सेपरेट हो जाए, टी ऑफ यू और टी ऑफ यू वन और टी ऑफ यू टू। ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो एक स्केलर हो फील्ड में से और एक वेक्टर हो डोमेन में से, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद फंक्शन अप्लाई करें और इसकी वैल्यू सेम आ जाए कि उस वेक्टर पे फंक्शन अप्लाई किया हो और स्केलर बाद में मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। और इसमें एक और कंडीशन भी आप ये ध्यान में रखें कि जो जीरो वेक्टर होगा, यहाँ पे मैं छोटा सा यू लिख रहा हूँ, यू का, ठीक है, वो जीरो वेक्टर पे मैप होना चाहिए वी के। मतलब के यू में से जीरो, यू का जो भी जीरो होगा अगर उस पे टी अप्लाई करेंगे तो वो वी के जीरो पे मैप होना चाहिए। ये एक और कंडीशन हो गई। ठीक है, अब जो पहली दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस की एक कंबाइंड कंडीशन होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये होती है, ये a1 u1 प्लस a2 u2, और ये इस तरह से इक्वल आ जाते हैं। तो असल में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो दो कंडीशंस है ना, बेसिक, वो आप जेन में ये रखें कि जीरो यू का जीरो पे मैप होना चाहिए वी के, और दूसरी कंडीशन ये रखें फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग टू फील्ड एंड फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग टू यू, टी ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2, ये इक्वल आना चाहिए a1 टी ऑफ u1 प्लस a2 टी ऑफ u2। तो ये जो दो कंडीशंस है ना, ये आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है जी, स्क्रीन पे नहीं लिखें जी, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके बाद किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये आगे क्या कह रहा है, कह रहा है पहले एग्जांपल 28 देखते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी तक, वो लीनियर है, पहले ही उसने कह दिया कि ये लीनियर है। तो
अगर लीनियर होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये तो स्केलर वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये हमें पता है, ये वैसे ही ट्रू होता है। और इसको ऐसे कर सकते हैं ना, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ यू प्लस -1 टाइम v, और u का कोफिशिएंट आ गया 1। अब ऐसे क्यों किया है, अब ये देखें ना, ये हो गया a1 और ये हो गया a2। तो हमने हमें क्या पता था कि ये a1 टाइम फर्स्ट वेक्टर प्लस -1 टाइम, ये इस पे टी अप्लाई किया और ये टी ऑफ वी आ गया। ठीक है, मतलब कि टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी बन गया। तो ये दो जो ऑपरेशन है ना, ये होल्ड करते हैं उसमें, माइनस वाला भी मतलब कि होल्ड करता है। उसके बाद वो कह रहा है यू और वी, यू और वी दो वेक्टर स्पेसिस हैं ओवर द सेम फील्ड एफ। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि किस यू के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करे तो आंसर जीरो आता है, इसको कहते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। और जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी लीनियर होती है। इसको चेक करना बहुत इजी है, ये देखें, आप दो ले लेना, u1 u2 ले लें u में से। अब जब जीरो, इस जीरो फंक्शन को अप्लाई किया जाएगा u1 पे तो ये आ जाएगा जीरो, और जब इस जीरो फंक्शन को u2 पे अप्लाई किया जाएगा आ जाएगा जीरो। अब आप इसको देख सकते हैं कि जीरो टाइम्स a1 u1 प्लस a2 u2, सबसे पहले तो एडिशन वाला लॉ होता है, 0 × a1 u1 प्लस 0 × a2 u2, और a1 टाइम्स जीरो ऑफ u1 प्लस a2 टाइम्स जीरो ऑफ u2, और ये तो वैसे जीरो था, ठीक है, और जीरो ऑफ u2 भी जीरो था, तो ये वैसे ही जीरो प्लस जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ गया। ठीक है, मतलब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर होती है। अब आप ये देखें, ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्केयर से आर स्केयर, इसको ना थोड़ा ग्राफिकल करने की कोशिश करते हैं। T is a transformation from r square to r square, ठीक है, such that T of x1 x2 is equal to minus x2 x1। ठीक है, तो कहने का ये मकसद है कि डोमेन भी ये आर स्केयर है, ये जो प्लेन बना हुआ है सामने, और जो रेंज वाला सेट है ना वो भी आर स्केयर है, मतलब इनपुट भी आर स्केयर है आउटपुट भी आर स्केयर है। कहने का ये मकसद है कि एक एलिमेंट है x1 यहाँ पे है, x2 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है x1 x2। एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस एलिमेंट पे जब आप इस t को अप्लाई करेंगे तो वो इसको इस पोजीशन पे ले जाएगा, मतलब यहाँ से उठा के, फंक्शन का यही काम होता है ना, कुछ उस पे ऑपरेट करवाना, तो ये फंक्शन उसको इस तरह से ऑपरेट करवाएगा कि इस पॉइंट को यहाँ से उठाएगा और ये ले जाएगा -x2। अब देखें x2 जो था उसका जो माइनस है, असल में वो x कंपोनेंट है ना, मतलब x कंपोनेंट की जगह पे -x2, तो -x2 अगर इसको नंबर्स में देखा जाए ना, लेट्स से कि ये 1 2 के इक्वल है ना, 1 2 के, तो 1 2 का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, -2 1 आएगा ना। तो -2 1 को कहाँ देखेंगे, x का -2, ये मतलब ये जो पॉइंट है ना ये असल में -x2 है, और जो 1 है वो आपने y एक्सिस पे देखना है, तो वो आप यहाँ पे 1 को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब x1 जो है ना वो यहाँ पे आ चुका है इस
असल में है ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, लेकिन शो एक्स एक्सिस पे करेंगे क्योंकि आउटपुट के बाद ये एक्स कंपोनेंट बन जाता है और जो एक्स कंपोनेंट था वो वाई कंपोनेंट बन रहा है। तो ये जो पॉइंट था, मैं इसका कलर चेंज कर दूं, जो ये वाला पॉइंट था फंक्शन अप्लाई होने के बाद ये यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये आ गया, x1 आ गया और ये -x2। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसी तरह 3 4 को अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा -4 3। तो 1 2 3 1 2 3 4। तो इस पॉइंट को आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहाँ पे ले आना है, -4 -4 और 3, ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन असल में ये कर रही है। अब आप देखें कि अगर आप जीरो वेक्टर पुट करते हैं यहाँ पे 0 0 तो 0 0 की जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये तो वैसे ही 0 होता है ना, -0 लिखने का तो मकसद ही कोई नहीं, तो ये फिर 0 0 पे मैप हो जाएगा, मतलब के 0 0 दोबारा 0 0 पे मैप हो रहा है। जीरो कंपोनेंट पे मैप हो गया और ये जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वाकई लीनियर है। अब अगली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने बताना है कि लीनियर है या नहीं। तो आप सिंपल इसमें 0 को जरा पुट करें, टी ऑफ 0 0 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 0 थी, 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और 0 + 2 तो ये 1 2 आ गया। मतलब 0 0 पे जब आपने फंक्शन अप्लाई किया तो वो 1 2 पे मैप हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो मैपिंग है वो लीनियर नहीं है, क्योंकि 0 0 पे मैप होना चाहिए था जबकि 0 0 पे मैप नहीं हुआ। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कि मैपिंग लीनियर है या नहीं, जीरो वाली कंडीशन पहले चेक कर लिया करें। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उनकी वेक्टर स्पेस आ गई। अब उन पोलिनोमियल्स पे एक फंक्शन अप्लाई किया है डी वाला, मतलब कि किसी भी वेक्टर का जब आप क्या नाम है, वेक्टर क्योंकि पोलिनोमियल है ना, तो किसी पोलिनोमियल का डेरिवेटिव करके देखे क्या वो दोबारा से पोलिनोमियल आता है या नहीं। आप बताएं मुझे, मैं आपको कोई पोलिनोमियल देता हूँ उसका आप डेरिवेटिव निकालें। P1 ऑफ टी, या एक्स कर ले या टी कर ले, P4 + 3t² +2t + 1। इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे, मतलब इस डेरिवेटिव करने का मतलब है कि जो डी फंक्शन था वी से वी तक, इसके एलिमेंट का आपने करना है डेरिवेटिव, और दोबारा से देखना है कि जो इसका एलिमेंट था वो पोलिनोमियल था, डेरिवेटिव करने के बाद भी वो पोलिनोमियल रहता है या नहीं। मतलब के डी को अप्लाई कर दिया P1 के ऊपर, तो जब डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 4t³ +6t + 2। तो ये जो है ये दोबारा से एक पोलिनोमियल है। तो अब जीरो पोलिनोमियल आप ले लेना, जीरो पोलिनोमियल ले लें। जीरो पोलिनोमियल का मतलब है कि 0x⁴n कर लो, ठीक है, प्लस जी, इस तरह कर लेना, ये ज्यादा सही रहेगा, 0 + 0x + 0x², और ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है P2 जो जीरो पोलिनोमियल है। अब जीरो पोलिनोमियल का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो जाहिर है जीरो का डेरिवेटिव 0, फिर सारे 0 आ गए ना। तो कहने का मकसद है कि ओवरऑल 0 पे मैप हो गया, 0 इनपुट किया था और 0 आउटपुट में आ गया। बाकी दूसरी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, इधर उसने सॉल्व की हुई है। तो सम, जो सम होता है वो लैदा हो गया पोलिनोमियल्स का डेरिवेटिव में, और स्केलर मल्टीपल भी लैदा हो गया। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है ना वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है पोलिनोमियल के ऊपर। उसके बाद इंटीग्रल की बात करें
अब इंटीग्रल में कंडीशन उसने दी हुई है, मतलब के 0 से x तक। ठीक है, आप जरा म्यूट कर लें। ठीक है, तो 0 से x तक एक इंटीग्रल है। अब आई एक फंक्शन है जो इंटीग्रेट करेगा पोलिनोमियल को। तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। इसी तरह स्केलर मल्टीपल जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। तो इंटीग्रल ऑपरेटर भी जो होता है ना वो लीनियर होता है, ये याद रखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। अब इसमें उसने क्या किया है, देखे ना, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है, वो टू सब ग्रुप, वो भी एक ग्रुप होता है। इसी तरह आपने उसमें और कहाँ पे पढ़ा था, वेक्टर स्पेसिस में पढ़ा था ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस इज आल्सो अ सब स्पेस। इसी तरह अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एस यू से वी तक, और एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी। असल में ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना ये एक फंक्शन होता है। तो एक फंक्शन एस है, दूसरा फंक्शन है टी। तो जब आप इसको सम करेंगे तो आप ये बताएं कि क्या इनका सम भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं। तो बिल्कुल, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो सम होता है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जो स्केलर मल्टीपल होता है, ए एस कर ले या ए टी कर ले, ठीक है, ए टी करेंगे। अब देखें, ए जो है वो फील्ड का एलिमेंट है। अगर एक यू हो, यू का एलिमेंट वेक्टर, तो ए यू दोबारा किस में जाएगा, ये जरा बताएं मुझे। कोई बताएगा? सर रिवाइज करें क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक फील्ड का एलिमेंट है और एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। जब फील्ड के एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट किस में जाता है? फील्ड में। नहीं नहीं नहीं, वो वेक्टर स्पेस में जाता है। ये जो ए टाइम यू होगा वो यू में जाएगा ना, ये वेक्टर स्पेस में जाता है। ठीक है, हाँ, किसी ने मैसेज किया हुआ है यू, तो ये यू में जाता है। अब देखें, जब आप ए टाइम टी कर रहे हैं, मतलब के, तो ये मैपिंग असल में टी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप। तो टी टी जो था वो यू से वी तक था। टी को जब भी यू के एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा सेट वी में, आउटपुट में चला जाएगा ना। अब जब आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए टाइम वी हो जाएगा। तो ए टाइम वी दोबारा से वी में नहीं चला जाएगा, ये बताएं जरा। बिल्कुल चला जाएगा। तो असल में डोमेन और जो रेंज है वो यू से वी तक ही रहेगी, ये कहने का मकसद था। ठीक है, तो ए टाइम टी यू से वी तक, जैसे ए टाइम एस है यू से वी तक उसने बनाया हुआ है, तो एस प्लस टी भी यू से वी तक है। तो ये दोनों ही लीनियर होते हैं। अब आपके पास ना यू एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, और वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, तो एक आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं T1 यू से वी, ये लीनियर है। ठीक है, फिर आप T2 बनाते हैं यू से वी, ये भी लीनियर है।
इसी तरह ना आप T3, T4, T5, T6 जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन आप बना सकते हैं U से V तक, वो आपने सारी लिख दी। अब पता नहीं वो कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस आप डिफाइन करेंगे, या जितनी भी डिफाइन हो सकती हैं उसको आपने लिख दिया L ऑफ U कामा, सॉरी ये मैं सही लिख, L ऑफ U कामा V में। तो L ऑफ U कामा V एक सेट है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। मतलब T1 है, इसमें T2 है, T3 है, और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपने LUV में लिख दी। अब T1 बजाते खुद एक फंक्शन है ना, तो T1 ऐसे होगा ना, T1 इज ए फंक्शन फ्रॉम U टू V। अब इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। T2, T2 कोई दूसरा फंक्शन होगा जिसकी कोई और वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे T1 को अगर हम U पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये V में जा रहा है। अगर इसको सॉरी, ये T1 अगर R स्केयर से R स्केयर तक ले जाते हैं, मतलब ये U है और ये V है, तो आप ऐसे करते हैं ना कि x1 x2 पे जब आपने डिफाइन किया था तो वो आ गया था -x2 टाइम x1, और ये लीनियर था। ये T1 है। T2 कोई करता है जी x1 x2 पे डिफाइन करके तो उसको कर देता है कि वो x2 x1 है, ठीक है। तो ये भी लीनियर है। इसी तरह T3 एक फंक्शन है, x1 x2 पे आप डिफाइन करें तो ये आ जाए x1 स्केयर और x2, ठीक है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। ये तो लीनियर नहीं होगा। कोई लीनियर फंक्शन आप वैसे बना के ना तो चेक करना, तो जितनी भी पॉसिबल बन सकती है ना वो LUV में लिखनी। तो वो कह रहा है LUV एक ऐसा सेट है, कुछ बुक्स में इसको LUV नहीं लिखते, नोटेशन डिफरेंट होती है, आप बुक बुक रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। डिनोट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम U टू V, देन LUV इज अ वेक्टर स्पेस। हाँ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहा है LUV खुद भी एक वेक्टर स्पेस है, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये एलिमेंट्स है ना LUV के, तो इन एलिमेंट्स को यूज करके आप LUV को एक वेक्टर स्पेस बना सकते हैं, और ये उसी फील्ड के ओवर होगी, ठीक है। जो जो फील्ड U की थी, F था लिखा हुआ आपने, और वही फील्ड F की थी, और बिल्कुल यही फील्ड LUV की होगी, LUV ओवर F, ठीक है। LUV is also a vector space over the same field F defined on U and V, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। यस, इट इज अ वेक्टर स्पेस। अब इसके बारे में उसने बताया है कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो LUV के अंदर हर एलिमेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो आपने अभी 2-3 एग्जाम्पल पीछे पढ़ा था, ठीक है। और किसी एलिमेंट का नेगेटिव एलिमेंट कैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसफॉर्मेशन S है, S ट्रांसफॉर्मेशन की जो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जस्ट आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से वो दोबारा U से V तक ही रहेगा। ये नहीं करना कि इसको V से U कर लेना है। वो कब होता है, देखें अगर एक फंक्शन S है ना U से V तक, तो -S जो है वो स्टिल U से V तक ही रहेगा। लेकिन क्या होगा कि S इनवर्स किया जाए फिर V से U आ सकता है, ठीक है। और इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। ये दूसरी बातें हैं, ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझें कि -S और S इनवर्स में डिफरेंस होता है, ये सेम नहीं होते। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे माइनस लगाया तो U को पहले, U को बाद में लिखा जाए और V को पहले, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। इनवर्स हो तो फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है।
तो हमने एडिटिव इनवर्स भी देखा, एडिटिव आइडेंटिटी भी देखी कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब हमारे पास दो खास किस्म के सेट हैं। दो खास किस्म के सेट इस तरह से हैं कि जो आपके पास थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो इसी तरह थी कि टी एक फंक्शन था यू से वी तक। तो इसको ना आप अपनी आसानी के लिए इस तरह से कर लेना, यू को ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको यू कह लेते हैं, सेट यू। एक और हम बना लेते हैं, इसको सेट वी कह लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है ना उसका नाम है टी। अब आप देखें कि यू में ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ ये सारे यू के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा होगा जिसको आप क्या बोलेंगे, जीरो, मतलब जीरो ऑफ यू, जीरो ऑफ यू। और बिल्कुल इसके भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसको आप क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ वी। ठीक है। अब जाहिर है क्योंकि ये एक मैपिंग है, तो मैपिंग में यहाँ से एलिमेंट आते हैं यहाँ पे मैप होते हैं, यहाँ से एलिमेंट आते हैं यहाँ पे मैप होते हैं। तो इसमें कुछ एक खास पोर्शन होगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ना ये एक पोर्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। अब इस खास पोर्शन की क्या क्वालिटी है कि इस खास पोर्शन में से कोई भी एलिमेंट उठाएं वो बिल्कुल इसके जीरो पे मैप हो रहा है। आप कोई दूसरा एलिमेंट उठाएं तो वो भी इसके जीरो पे मैप हो रहा है। कोई तीसरा एलिमेंट उठाएं तो वो भी इसके जीरो पे मैप हो रहा है। मतलब इस पोर्शन में से आप कुछ भी उठा लें वो इसके जीरो पे मैप हो रहा है। तो यू के ऐसे एलिमेंट्स, मतलब यू का एक खास पोर्शन, आप देखें ये जो पोर्शन है हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये यू का सबसेट है। ऐसा ही है ना? जरा ये कंफर्म करें, क्या आप सबको लग रहा है कि ये यू का सबसेट है? यस सर। ठीक है। तो इस पोर्शन का नाम हम रख लेते हैं एन ऑफ टी। इस पोर्शन का ना हम एक नाम रख लेते हैं एन ऑफ टी। अब इस पोर्शन की क्या क्वालिटी है कि टी को जब भी मैं यू पे अप्लाई कर रहा हूँ, यू मैं यहां से ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ग्रीन निशान लगाता हूँ यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, मतलब इस बॉक्स में से, बॉक्स कह लें या इस खास पोर्शन को कह लें, कि इस खास पोर्शन में से हम यू को जब भी ले रहे हैं ना तो आंसर जीरो ऑफ वी आ रहा है। ठीक है। अब ये जो यू है, वैसे तो ये यू का एलिमेंट है, लेकिन इस कंडीशन की वजह से यू के एलिमेंट्स, बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से जो खास पोर्शन था उसका नाम हमने रख दिया एन ऑफ टी। ये होगी कंडीशन, ये उसकी मौजूदगी जाहिर हो गई, और एन ऑफ टी उसका नाम हो गया। इसका मतलब है जो खास पोर्शन एन ऑफ टी था वो सबसेट है यू का। ठीक है। और इस खास पोर्शन को हम कहते हैं कर्नल। किसका कर्नल कहते हैं? उस ट्रांसफॉर्मेशन का। कुछ लोग कहते हैं जी कर्नल ऑफ यू, ऐसा नहीं होता। ना ये यू का कर्नल होता है ना वी का कर्नल होता है। कर्नल हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का। जो मैपिंग का नाम होगा कर्नल उसी का होगा। ठीक है। तो कर्नल कर्नल ऑफ टी इक्वल टू एन ऑफ टी। ठीक है। कुछ लोग इसको के ई आर टी भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको के ऑफ टी भी लिखते हैं। तो ये नोटेशन से घबराना नहीं है। तो जो कर्नल ऑफ टी है इसको नलिटी, एन यू डबल एल आई टी वाई, नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इसके काफी सारे नाम है। तो क्वालिटी यही है कि कोई भी एलिमेंट यू का अगर जीरो ऑफ वी पे मैप हो रहा है तो वो जरूर यू के खास पोर्शन में होगा, उसके कर्नल में होगा। कर्नल को वैसे कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं मगज।
जैसे इंसान का मगज होता है ना दिमाग के अंदर, उधर सिर के पिछली साइड पे, इसी तरह इस यू का भी कर्नल होता है। सॉरी, यू के अंदर खास पोर्शन जो होता है ना, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल होता है। अब अगली बात ये है, क्योंकि टी एक मैपिंग थी यू से वी तक, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इस मैपिंग में यहाँ पे हम इसकी मैपिंग बना लेते हैं यू से वी तक, ये टी आ गया जी। अब आप इसके सारे एलिमेंट्स यूज करें। सारे यूज कर लिए, आपने यस या नो में आंसर देना है। सारे यूज करने का मतलब है कि टी में इसके सारे एलिमेंट पुट करते जाएं। यू आई, मैं आई लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि टी में यू के सारे एलिमेंट पुट करते जाएं और वो यहाँ पे मैप होते जाएंगे, ठीक है, मतलब वी में मैप होते जाएंगे ना। यस। जी सर। अब अगली बात ये है कि जब आप इसके सारे एलिमेंट्स को मैप कर रहे हैं तो वो इस पोर्शन में मैप हो रहे हैं। इस पोर्शन में ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ ना, जस्ट यहाँ पे मैप हो रहे हैं। और जो पोर्शन इस ब्लैक के बाहर है, जो एरिया इस ब्लैक ब्लैक कलर के बाहर है, वो ऐसा एरिया है जिसके लिए डोमेन में कोई एलिमेंट हमें नहीं मिला। जिसके लिए डोमेन में कोई एलिमेंट हमें नहीं मिला, मतलब यू में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके ऊपर टी को अप्लाई किया जाए और वो यहाँ से किसी एलिमेंट पे मैप हो। इसकी मैं आपको ना बहुत अच्छी एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, जस्ट इस चीज की एग्जांपल बताने लगा हूँ कि जरूरी नहीं होता कि आउटपुट सेट के सारे एलिमेंट जो है ना वो आंसर में आए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, हाँ, एन से एन तक, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक। और मैं एफ ऑफ एन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि एफ ऑफ एन हमेशा एन स्क्वेयर हो जाता है। अब देखें, इसका पहला एलिमेंट यूज करें, वन आएगा, इसका दूसरा करें, फोर आ गया। अब देखें, इस सेट में से टू थ्री यूज नहीं हुए, मतलब आउटपुट के तौर पे टू थ्री नहीं आए, वन के बाद डायरेक्ट फोर पे जंप लग गया है। देखे ना, ये एन है, ये एन है, यस सर, वन समझ आ रही है। थ्री फोर फाइव पर चलता जा रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव और ये चलता जा रहा है। वन तो वन पे मैप हो गया, टू फोर पे हो गया। इनका क्या करना है, ठीक है, इनका क्या करना है, तो जो मैप हो जाते हैं ना, इनको अब आप कैसे लिख सकते हैं, देखें। वी के ऐसे एलिमेंट्स वी के ऐसे एलिमेंट्स वी बिलोंग टू वी जिसके लिए कोई ना कोई यू मिल जाए, ठीक है। मैं उर्दू में इसलिए इसको रीड कर रहा हूँ कि आप ये समझें कि सेट बिल्डर नोटेशन को रीड आपने कैसे करना है, ठीक है। वी के ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए कोई ना कोई यू मिल जाए, सच दैट एफ ऑफ यू वी आ जाए, ठीक है। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। और इन एलिमेंट्स की कंडीशन ये है कि इनके लिए यू यू में से यू बिलोंग टू यू लिख लेना, कैपिटल यू, के इनमें से यू मिल रहा है आपको, ठीक है। और फार्मूला यही है ना, अगर ये यू मिल गया आपको तो इस यू पे टी अप्लाई करने से ये यहाँ पे आ जाएगा, ये फार्मूला। आप टी लिख लेना, एफ लिख दिया मैंने, टी लिख लें। तो इस चीज को आप कहते हैं इमेज इमेज ऑफ टी, ठीक है, जिसको रेंज ऑफ टी भी कहते हैं, आर ऑफ टी भी कहते हैं, इसको आर ऑफ टी भी कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो ये देखें, वी के ऐसे एलिमेंट्स देयर एग्जिस्ट जिनके लिए मिल जाए
कोई ऐसा यू विद लिख ले या सच दैट लिख ले टी ऑफ यू जो है वो वी के इक्वल आ जाए। तो अब देखें, जो खास पोर्शन था ये वाला, ये किसका सबसेट है? इमेज ऑफ टी जो है वो किसका सबसेट है, किसका पोर्शन है? वी का। वी का। तो इमेज ऑफ टी इज ए सबसेट ऑफ वी। और जबकि ऊपर आपने पढ़ा है कि जो कर्नल ऑफ टी होता है, नलिटी ऑफ टी जो होता है वो किसका सबसेट होता है? यू का। यू का। यू का। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों सबसेट है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो कर्नल ऑफ टी है वो सब स्पेस है यू की। और जो रेंज ऑफ टी है वो सब स्पेस है वी की। क्योंकि ये वी का पोर्शन है तो वी की सब स्पेस बनेगा, ये यू का पोर्शन है तो ये यू की सब स्पेस बनेगा। ठीक है जी, ये आगे इसने थ्योरम भी बना दिया हुआ है, प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस आपने याद रखना है कि जो रेंज है वो वी का सबसेट होने के साथ साथ वी की सब स्पेस भी है। और जो नलिटी है, मतलब जो नल स्पेस है, ठीक है, नल स्पेस भी कह सकते हैं इसको, इसको कर्नल भी कह सकते हैं। जो कर्नल है वो यू की सब स्पेस है। बातें तो ये बहुत आम सी हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। आगे ये एग्जांपल्स आप देखिएगा, 34 देखिएगा। अब 1 to 1 जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 कब होती है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप इस दोबारा जरा ज्वाइन करें, फिर आगे ये करते हैं।